हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरेज अकेडमी पर। आज हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लास में टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, जो यूपी टेट सुपर टेट की क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी व पारिस्थितिक तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी व पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी इकोलॉजी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। एक है ओएकस, रहने का स्थान, दूसरा है लोगोस, अध्ययन करना। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना होता है, ओएकस और लोगोस। ओएकस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जीव के रहने के स्थानों का अध्ययन करना यही पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से पारिस्थितिकी इकोलॉजी की रचना होती है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1869 ईस्वी में किया। किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने। और कब किया? 1869 ईस्वी में किया। इसके बाद में है पारिस्थितिकी के सिद्धांत। पारिस्थितिकी के सिद्धांत गहन पारिस्थितिकी और सतही पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी क्या है? यह प्रकृति केंद्रित विचारधारा है जो प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है। और सतही पारिस्थितिकी क्या है? यह मनुष्य केंद्रित विचारधारा है जो वह मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है। सतही पारिस्थितिकी को अर्नेस्ट ने 1972 ईस्वी में दिया। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है अनुकूलन क्या है, किसे कहते हैं? अनुकूलन शब्द का मतलब होता है समायोजन। क्या होता है? समायोजन। अनुकूलन किसी भी जीव के किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता पाई जाती है तो वही उस जीव का अनुकूलन होता है। किसी भी स्थान विशेष पर जीव के रहने, जीव के जीवन जीने, जीव को अपने आप को स्थापित करने के लिए उसे उसके वातावरण में अनुकूलन करना पड़ता है। और जो जीव वातावरण परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर जाते हैं वह उस वातावरण के परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं तो वह वातावरण वाले जीव कहलाते हैं। और जो जीव वातावरण परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वे जीव अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं तो वह अनुकूलन कहलाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सहभोजता, किसे कहते हैं? सहभोजता जब एक जीव दूसरे जीव के माध्यम से लाभ लेते हैं और दूसरे जीव को इससे ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है तो इसे सहभोजता कहते हैं। जैसे मछली की पीठ पर बैठा वर्निकल्स कि ना तो लाभ देता है और ना हानि पहुंचाता है तो वह सहभोजता कहलाता है। इसके बाद में है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या है? जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करते हैं और इससे दोनों जीवों को लाभ होता है तो इसे सहोपकारिता कहते हैं। जैसे पुष्प और तितली, पुष्प और भंवरा। जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो इससे दोनों को लाभ होगा तो वह सहोपकारिता कहलाएगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है परजीवी। जब एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतःक्रिया करें और इससे एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो तो उसे परजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन, कवक, शैवाल की सहजीविता होती है। इसके आगे है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैविक घटक ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक।
उत्पादक घटक ये स्वपोषी हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक घटक कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता। इनमें वे जीव आते हैं जो उपभोक्ता का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भक्षण करते हैं। इनमें 3 प्रकार के उपभोक्ता शामिल होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता शामिल होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव हैं जो हरे पौधों से प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि। ये शाकाहारी जीव हैं। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। ये मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों या फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बिल्ली, लोमड़ी, मेढक आदि। ये मांसाहारी जीव होते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। इसके बाद में है तृतीयक उपभोक्ता। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सभी को खाते हैं, जैसे शेर, बाज, गिद्ध आदि। ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं, तो वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, बाज, गिद्ध। इसके बाद में है अपघटक। अपघटक क्या है? अपघटक या मृत जीव अन्य परपोषी जीव है जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं तथा ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपृत पर निर्भर रहते हैं। ये मरे हुए उपभोक्ता को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं और फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो यह अपघटक कहलाते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है अजैविक घटक। अजैविक घटक को प्रमुख 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है ऊर्जा संगठक। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और इनके अपघटक द्वारा उत्पादित पदार्थ जैसे यूरिया आदि आते हैं, तो वह कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? इसके अंतर्गत जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा अमोनिया आदि आते हैं, तो यह अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है। तीसरा है ऊर्जा संगठक। इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा आदि सम्मिलित होते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए बैराज, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी डटन। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी बैराज, ऑप्शन डी ए.जी. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अरबी। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लोमड़ी एवं मेढक को
किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक या मृतजीवी। तो लोमड़ी एवं मेढक को द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, ऑप्शन बी उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, ऑप्शन डी उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी पेड़ पौधे। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए जल प्रवाह होना, ऑप्शन बी वायु प्रवाह होना, ऑप्शन सी निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, ऑप्शन डी पर्वत। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वह सहभोजी कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।